हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। तो अभी जो सीरीज आपका चल रहा है प्राचीन भारत का, इस प्राचीन भारत में हम जो टॉपिक ले रहे हैं अभी, इसके पहले का वीडियो आपने देखा होगा। वैदिक काल पे चल रहा है और वैदिक काल में भी ऋग्वैदिक काल की हम बात करेंगे। इसके पहले भी एक दो वीडियो आप देखे होंगे। पहला वैदिक काल की कुछ प्रारंभिक बातों को बताया है। इसके पहले हम वैदिक काल की राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति के विषय में चर्चा किए कि किस प्रकार की प्रशासनिक स्थिति थी वैदिक काल की। अब जैसा कि हम स्ट्रक्चर देते हैं कि इतिहास में हम 4 क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो अब देखिए, यहाँ पर जो अब चर्चा हमें जो करनी है वो करनी है अब प्रशासनिक के बाद आर्थिक क्षेत्र की। तो ये टॉपिक अब आप शुरू करते हैं। टॉपिक में ऋग्वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल की हम आर्थिक स्थिति की बात करेंगे। फिलहाल आर्थिक स्थिति की हम बात करते हैं। जब भी किसी काल के आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की बात करेंगे। तो विभिन्न क्षेत्र में हम देखेंगे यहाँ पर अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की हम बात करते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो हम चर्चा करते हैं कृषि, पशुपालन और प्राकृतिक संसाधन। द्वितीय क्षेत्र में शिल्प एवं उद्योग, और तृतीय क्षेत्र में व्यापार, यातायात एवं परिवहन की बात करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है कि जब भी किसी काल के हम आर्थिक स्थिति की चर्चा करते हैं तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की हम चर्चा करेंगे। तो अब देखिए एक एक करके कि ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की क्या स्थिति थी, एक एक करके लेते चलेंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की, कि ऋग्वैदिक काल में कृषि की क्या स्थिति थी। तो चूंकि अभी हमने कहा है कि ऋग्वैदिक काल में लोगों का जो मुख्य पेशा था पशुपालन था, कृषि उनका गौण पेशा था। ठीक है ना, कृषि गौण पेशा था। कृषि का विकास इस समय नहीं हुआ है। क्यों? कि स्थिर जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी। तो इस समय हमने कहा कि कृषि लोगों का क्या था, गौण पेशा था। इसके पीछे क्या कारण है, किस आधार पर हम कहते हैं कि ऋग्वैदिक काल के लोगों का गौण पेशा कृषि था? क्या आधार है, क्या बेस है हमारे पास? तो नंबर 1 हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में पहली बात कि स्थिर जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी। कृषि अर्थव्यवस्था के लिए सबसे जरूरी बात कि स्थिर जीवन की शुरुआत हो, नंबर 1। दूसरी बात हम कहते हैं कि इस समय क्या है कि राजा न तो भूमि का मालिक होता था और न ही भूमि का मालिक कोई व्यक्ति होता था। तो दूसरी बात यह आप देखिए कि कृषि अर्थव्यवस्था के लिए भूमि के स्वामित्व का होना जरूरी है। जब तक किसी व्यक्ति या राज्य की निजी भूमि नहीं होगी तब तक उस पर कृषि कार्य नहीं हो सकता है। तो न तो राजा भूमि का मालिक होता था और न ही किसी व्यक्ति का निजी संपत्ति, किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति भूमि होती थी। तो इसलिए उस पर कृषि कार्य नहीं हो पा रहा था। तीसरी बात यहां पर हम देखते हैं कि ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 174 बार हुआ है। ठीक है, जबकि
कृषि का उल्लेख मात्र 24 बार हुआ है। कृषि से संबंधित बातों का उल्लेख मात्र 24 बार हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर यह भी है कि जिस चीज़ का उल्लेख अधिक उसकी महत्ता अधिक, जिसका उल्लेख कम उसकी महत्ता कम। तो चूंकि गाय का उल्लेख 174 बार और कृषि संबंधित बातों का उल्लेख मात्र 24 बार, तो इससे भी यह अनुमान लगाया जाता है, यह सिद्ध होता है कि लोग ऋग्वैदिक काल के लोगों का गौण पेशा कृषि था, मुख्य पेशा नहीं था। चौथी बात कि ऋग्वेद में अलग अलग अनाजों का उल्लेख नहीं हुआ है, बल्कि एक ही अनाज यव का उल्लेख हुआ है। इससे क्या अनुमान लगता है? इससे इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है कि या तो यव नामक सिर्फ एक ही अनाज रहा होगा या यव कई अनाजों का प्रतिनिधित्व करता होगा। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि इस समय में कृषि लोगों का मुख्य पेशा नहीं था, बल्कि कृषि लोगों का गौण पेशा था। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि ऋग्वेद में कृषि से संबंधित कुछ बातों का उल्लेख हुआ है। जैसे एक है लांगल। लांगल इसका मतलब होता है, लांगल का मतलब हल। दूसरा उर्वरा, उपजाऊ भूमि को कहते थे। तीसरा सीता, हल्के फाल के अग्रभाग को कहते थे। तो जाहिर सी बात है कि जब इन शब्दों का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, इसका मतलब कृषि अर्थव्यवस्था का धीमी गति से ही सही, गौण रूप से ही सही, लेकिन कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हो चुका था धीरे। हमने कहा सेकेंडरी गौण पेशा था, द्वितीय पेशा था। तो इस तरह जो ये शब्द उल्लिखित मिले हैं ऋग्वेद में, उससे हम यह कह सकते हैं कि कृषि मुख्य पेशा तो नहीं था, लेकिन कृषि द्वितीय पेशा था। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ऋग्वेद में नहर के लिए कुल्या शब्द का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में उर्वरक के लिए शाकुम शब्द का उल्लेख हुआ है। तो ये सारे के सारे शब्द जो आपने देखा, लांगल, उर्वरा, सीता, कुल्या, शाकम, इन सबों से यह सिद्ध होता है कि यद्यपि कृषि मुख्य पेशा नहीं था, लेकिन कृषि द्वितीय पेशा के रूप में अवश्य रहा होगा। ये आपने देखा ऋग्वैदिक काल की कृषि की स्थिति को। एक एक चीज़ को ध्यान से समझते चलना है, निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होगा। अब देखिए पशुपालन, हमने अभी बताया, चर्चा में बार बार कर रहे हैं कि पशुपालन ऋग्वैदिक काल के लोगों का मुख्य पेशा था। पशुपालन ऋग्वैदिक कालीन लोगों का मुख्य पेशा था। अब देखिए पशुपालन मुख्य पेशा इसलिए हो सकता है, देखिए कि पशुपालन मुख्य पेशा था, इसके पीछे कारण क्या है, कारण को समझिए जरा सा, जड़ में रूट में जाने की कोशिश करिए। कोई भी चीज हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, कॉज कारण जड़ में जाएंगे तब समझ में आएगा क्या इसका कारण था, तब टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे आप। तो पशुपालन मुख्य पेशा था, इसका पहला कारण तो यह है कि ऋग्वैदिक कालीन लोगों का जीवन अस्थिर था, घुमक्कर जीवन था, जिसमें पशुपालन संभव है। घुमक्कर जीवन में पशुपालन ही संभव होता है। दूसरा कारण हम अगर लेते हैं तो ये लगे कि तत्कालीन समाज युद्धरत समाज था, युद्ध होते थे समाज में, तो युद्धरत समाज था। तो उस युद्धरत समाज में पशुओं अर्थात घोड़े की विशेष महत्ता हो गई थी। तो जाहिर सी बात है, घोड़े की जब विशेष महत्ता होगी तो पशुपालन पर लोग विशेष बल देंगे, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है पशुपालन पर लोग विशेष बल देंगे। तो ये पशुपालन मुख्य पेशा था, इसके पीछे हम कारण को बताएं। इस समय का जो प्रमुख पशु
गाय थी। ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख पशु गाय थी। हमने कहा है कि गाय का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार 174 174 बार हुआ है। ठीक है, गाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु थी और ऋग्वेद में ऋग्वैदिक काल में जितने भी संघर्ष होते थे वह गाय के लिए होते थे। अर्थात गाय क्यों, तो आप समझिए, इसलिए कि गाय को धन का सूचक माना जाता था और जब जो चीज धन का सूचक होगा तो जाहिर सी बात है उस चीज को अधिक से अधिक लोग अपने पास रखने की कोशिश करेंगे। तो ऋग्वैदिक काल में समस्त जो संघर्ष होता था गाय के लिए होता था, इसलिए कि गाय को धन का सूचक माना जाता था। ऋग्वेद में गोमत शब्द का उल्लेख हुआ है। गोमत शब्द का उल्लेख हुआ है, इसका मतलब यह होता है कि जिसके पास अधिक पशु हों। ठीक है, तो अमीर व्यक्ति के लिए हम कह सकते हैं ऐसे कि धनी व्यक्ति के लिए, अमीर व्यक्ति के लिए गोमत शब्द का उल्लेख हुआ है। अर्थात जिसके पास अधिक मवेशी है वो अधिक अमीर है, जिसके पास कम मवेशी है वो कम अमीर है। तो यहां पर आपने देखा कि ऋग्वैदिक काल में मुख्य पेशा पशुपालन है, इसलिए कि घुमक्कर जीवन है। आगे चल करके जब जीवन स्थिर हो जाएगा तो लोगों का मुख्य पेशा क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। तो ये आपने देखा यहां पर हम ऋग्वेद में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है प्राकृतिक संसाधन। ऋग्वेद में हमने देखा पशुपालन को, कृषि के बाद पशुपालन को देखा कि क्या स्थिति थी ऋग्वैदिक काल में। इसके बाद हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन की। इस समय जो प्राकृतिक संसाधन के रूप में तांबा एवं टीन की हम बात करते हैं, इसके बाद सोना की बात करते हैं। तो तांबा एवं टीन के लिए यहां पर अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। प्राकृतिक संसाधन में हमारे पास तांबा है, टीन है और इसके लिए अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। सोना के लिए सुवर्ण एवं निष्क शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये आपने देखा कि इस समय प्राकृतिक संसाधन के रूप में तांबा, टीन और सोना का ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको जानना है कि ऋग्वेद में चांदी और लोहे का उल्लेख नहीं हुआ है। ठीक है ना, चांदी और लोहे का उल्लेख नहीं हुआ है। तो ये आपने प्राकृतिक संसाधन में इन चीजों को देखा। तो इस तरीके से आप ये देखिए, प्राथमिक क्षेत्र की चर्चा हमने आपको बताया किया, प्राथमिक क्षेत्र में इन चीजों को आपने देखा। अब देखिए ऋग्वैदिक काल में, चूंकि यहां पर क्या है, एक बात कॉन्सेप्ट को समझना है कि जब प्राइमरी सेक्टर मजबूत होता है, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र जब मजबूत होता है तो जाहिर सी बात है द्वितीय क्षेत्र अपने आप मजबूत हो जाता है। तो चूंकि यहां पर प्राइमरी सेक्टर में कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हुआ है, तो कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हुआ है, इसलिए यहां पर शिल्प एवं उद्योग का विकास भी सीमित दायरे में ही होगा। अब यहां पर देखिए कि विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। एक है धातु उद्योग। तो ये विभिन्न प्रकार के धातु उद्योग लगे थे और इसके साथ साथ रथकार का उद्योग, इसलिए कि इस समय रथों की विशेष महत्ता थी जिस पर चढ़कर के राजा और उसके सैनिक युद्ध लड़ते थे, तो इसलिए रथकार का उद्योग सर्वाधिक प्रसिद्ध था। तो ये हमने देखा कि जो भी उस समय में संसाधन उपलब्ध थे उसके विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे लगे हुए थे और इसलिए हम कहते हैं उस समय उद्योग धंधों का विकास हुआ था। अब अगर हम बात करें व्यापार की, तो ये स्पष्ट होता है कि इतिहास में हमने बताया है कि अगर कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, अर्थात प्राइमरी सेक्टर स्ट्रांग है, तो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर अपने आप मजबूत होगा। तो चूंकि यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर में कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है, इसलिए सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का विकास भी धीमी गति से हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि ऋग्वेद में क्या है, चूंकि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का विकास नहीं होगा, धीमी गति से होगा, नहीं मतलब धीमी गति से होगा,
तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं व्यापार की। तो ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से व्यापार का उल्लेख नहीं हुआ है कि कहाँ से व्यापार होता था, किसके किन किन देशों के साथ होता था, आयात क्या होता था, यहाँ से निर्यात क्या होता था, इसका उल्लेख नहीं है। लेकिन ऋग्वेद में एक शब्द का उल्लेख है जिसको कहते हैं पणि। पणि व्यापारी होता है, पणि का मतलब व्यापारी। तो ऋग्वेद में पणि शब्द का उल्लेख हुआ है, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि निश्चित रूप से उस समय व्यापार होता था, यद्यपि व्यापार सीमित दायरे में होता था। चूंकि इस समय धातु मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ, तो व्यापार किसके माध्यम से होता था? व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था, इसलिए कि इस समय धातु मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ है और वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार हो रहा था। तो विनिमय के, हमने कहा वस्तु, जब भी वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होगा, आप देखेंगे कि व्यापार का दायरा सीमित हो जाएगा। तो यद्यपि हमने कहा कि वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार हो रहा था, लेकिन व्यापार सीमित दायरे में से ही, लेकिन व्यापार हो रहा था। तो यहाँ पर आपने एक देखा व्यापार की क्या स्थिति थी, इसको आपने देखा। और अब आप देखिए यहाँ पर यातायात एवं परिवहन। तो यातायात और परिवहन की अगर हम बात करें तो इसमें स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों के द्वारा इस समय के लोग एक जगह से दूसरी जगह आया जाया करते थे। यातायात के ये दो महत्वपूर्ण साधन थे, दो महत्वपूर्ण माध्यम थे, स्थल मार्ग और जल मार्ग। तो स्थल मार्ग में हम देखते हैं कि घोड़ा गाड़ी, भैंसा गाड़ी, रथ गाड़ी इत्यादि का स्थल मार्ग में प्रयोग होता था। तो चूंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग हो रहा है। उसके साथ साथ अगर हम जल मार्ग की बात करें तो इस समय जल मार्ग के द्वारा भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, अर्थात यातायात के माध्यम के रूप में जल मार्ग का भी प्रयोग होता था। ऋग्वेद में लिखा गया, उल्लेख आया है, ऋग्वेद में उल्लिखित है कि ऋग्वेद में 100 पतवार वाले नाव का उल्लेख हुआ है। इसका मतलब ये है कि निश्चित रूप से ऋग्वैदिक काल के लोग जल मार्ग के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते थे। तो ये आपने ओवरऑल आपने आर्थिक स्थिति को देखा, जिसमें हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, तीनों सेक्टर की चर्चा की। इसमें एक एक चीज़ को हमने बताया आपको कि कृषि अर्थव्यवस्था का पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ था। कृषि उनका द्वितीय पेशा था, तो कृषि द्वितीय पेशा था, उसके पीछे कारण क्या था। इसके बावजूद भी हमने कहा कि कृषि से संबंधित कुछ बातों का उल्लेख हुआ है, तो इससे तय हो जाता है, इससे ये साबित हो जाता है, इससे सिद्ध हो जाता है कि सीमित दायरे में से ही कृषि की शुरुआत हो गई थी। उसके साथ साथ पशुपालन में आपने देखा कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु गाय को माना गया। गाय को उस समय इसलिए माना गया कि गाय धन का सूचक थी और गाय की रक्षा के लिए ही लोग चारों ओर एकत्रित होते, इकट्ठा होते थे और गाय के लिए ही उस समय में संघर्ष होता था। तो ये आपने देखा प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में हमने कहा कि शिल्प एवं उद्योग का सीमित दायरे में ही सही शिल्प एवं उद्योग का विकास हुआ था। और टर्सरी सेक्टर में हमने व्यापार और यातायात के विषय में बताया कि यद्यपि व्यापार का स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ है कि कैसे व्यापार होता था, आंतरिक व्यापार कैसे होता था, विदेशी व्यापार कैसे होता था, लेकिन पणि शब्द का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, जिसका तात्पर्य व्यापारी से होता है। तो इसका यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में भी सीमित दायरे में ही सही, लेकिन व्यापार वाणिज्य हो रहे थे। हमने आपको जल मार्ग में बताया भी कि जल मार्ग के विषय में कि ऋग्वेद में 100 पतवार वाले नाव का उल्लेख हुआ है। इसका मतलब लोग यातायात के माध्यम के रूप में जल मार्ग का भी प्रयोग करते थे। तो ये ओवरऑल आपने आर्थिक स्थिति के विषय में देखा। हम आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। इम्पॉर्टेंट, सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि यहाँ से प्रश्न आपको जो बैक ईयर्स के क्वेश्चन को देखेंगे, अगर पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। और जो डिस्कशन हुआ है, ध्यान रखना है कि भविष्य में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, वो चाहे फैक्चुअल हो चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हो। थैंक यू।
है।